दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये समय प्राइम टाइम का है। प्राइम टाइम में जिन खबरों पर आपसे हम चर्चा करेंगे उनमें मुख्य है कि हरियाणा कांग्रेस की वो खाई जो भरती नहीं। अब कुमारी सैलजा ने ये कहा है कि आखिर जाने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान की मजबूरी क्या है कि जो कांग्रेस का संगठन नहीं बन रहा। उन्होंने इशारे में कई आरोप लगाए हैं, अपनी बातें कही हैं और ये कहा है कि सबको पता है कि आज कांग्रेस कहां से चल रही है। इसके साथ साथ बात करेंगे हरियाणा के विपक्ष के एक दूसरे नेता अभय सिंह चौटाला की, कि जो इस समय पूरी तरह से टोन में हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री मनोहर लाल पर कई प्रकार के आरोप लगाते हुए ये कहा है कि जो नूंह की हिंसा है, अगर ये मोनू मानेसर पहले गिरफ्तार हो जाता तो ये हिंसा होती ही ना। और इसके साथ साथ उन्होंने तंज कसा है कांग्रेस के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी, कि उन्होंने ये कहा है कि जो नूंह के विधायक हैं आफ्ताब, इलियास और मामन खां, उनको भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दबा के रखा हुआ था। चर्चा आपसे करेंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल के उस निर्देश की भी, कि जिसमें उन्होंने विधायकों को झटका दे दिया है कि विधायक अब जनसंवाद नहीं करेंगे। इसके साथ साथ आपसे चर्चा सनातन धर्म पर जो राजनीति चल रही है उस पर भी होगी, और इसके साथ साथ चर्चा होगी प्रधानमंत्री मोदी के मध्य प्रदेश दौरे की भी। लेकिन इन सब खबरों पर अब आपसे बात करेंगे, उससे पहले एक नज़र डालते हैं आज दिन भर की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री मोदी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। कई बड़ी परियोजनाओं का उन्होंने वहाँ शिलान्यास किया है। इंडिया गठबंधन पर अपने संबोधन में मोदी ने कहा कि सनातन परंपरा को ख़त्म करना चाहता है विपक्ष। महाराष्ट्र के पुणे में आरएसएस की समन्वय बैठक शुरू हुई। गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो इस बैठक में शामिल रहेंगे। चेन्नई पुलिस ने विश्व हिंदू परिषद के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष को गिरफ्तार किया है। आरोप है उन पर जातिवादी भाषण देने का। उत्तराखंड में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर, पिथौरागढ़ में येलो अलर्ट जारी किया गया है। और एशियन गेम्स 2023 के लिए भारतीय फुटबॉल टीम का चयन हुआ है। सुनील छेत्री को इसकी कमान मिली है। तो चलिए अब बात करते हैं प्राइम टाइम की उन खबरों पर जिनका हमने आपसे पहले जिक्र किया था। कांग्रेस पार्टी से शुरू करते हैं प्राइम टाइम की चर्चा। हरियाणा कांग्रेस की खाई आखिर इतनी चौड़ी क्यों है जो पटने का नाम नहीं ले रही। कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जहां भारत जोड़ो और इसके साथ साथ इंडिया जोड़ो के नाम पर विपक्षी पार्टियों को इकट्ठा कर रहे हैं, वहीं हरियाणा के कांग्रेसी नेताओं को जाने क्यों राहुल गांधी का संदेश या समझ नहीं आ रहा या नज़रअंदाज कर रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का एक गुट और दूसरा गुट एसआरके यानी कि सैलजा, रणदीप और किरण का जो गुट है, इन दो धड़ों में पार्टी ऐसा लगता है कि जैसे अब पूरी तरह बट गई है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जब ये कहा कि वे मुख्यमंत्री पद का चेहरा हैं, तो कुमारी सैलजा ने भी अपने दिल की बात कह दी। उन्होंने भी कह दिया कि मैं भी मुख्यमंत्री पद का चेहरा हूँ। उन्होंने कहा कि पहले 1.5 साल में जिलाध्यक्ष नहीं बन पाए हैं, यानी कि उदय भान जी जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं उन पर तंज कसते हुए, और साथ साथ अपने कार्यकाल का भी बोल दिया कि मैं भी अपने कार्यकाल में यह काम नहीं कर पाई, यानी कि संगठन नहीं बना पाई। कुमारी सैलजा का कहना है कि जिला अध्यक्ष को लेकर जो फीलिंग आ रही है कार्यकर्ताओं की वो निष्पक्ष नहीं है। जमीन से जुड़े हुए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को तकलीफ हो रही है। इसके साथ ही उनका यह भी कहना है कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान मजबूर हैं या कुछ और बात है, पता नहीं। प्रदेश में पार्टी कौन चला रहा है ये सभी जानते हैं, ये आरोप भी लगाया कुमारी सैलजा ने। और सैलजा ने इसके साथ साथ ये भी कहा कि लोकसभा और विधानसभा के लिए सीटों का जो बंटवारा होगा वो हाईकमान करेगा, लेकिन वह विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहती हैं। ये अपने मन की बात कही सैलजा ने, यानी कि अब उनका मन लोकसभा चुनाव लड़ने का नहीं है, लेकिन साथ साथ ये भी कह दिया कि फैसला हाईकमान करेगा। आप समझ सकते हैं कि विधानसभा का चुनाव लड़ने के पीछे कुमारी सैलजा का क्या मन होगा, क्या मंशा होगी। बहरहाल कांग्रेस के अंदर क्या चल रहा है ये फिलहाल कहना मुश्किल है। कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व इस सब को लेकर, यानी कि जो उनकी पार्टी के नेताओं की जो गुटबाजी है उस पर कैसे लगाम लगाएगा ये कांग्रेस के नेता ही देखेंगे। फिलहाल ये कहना मुश्किल लग रहा है कि कांग्रेस की जो आंतरिक राजनीति है कहाँ तक पहुँचेगी, लेकिन ये ज़रूर है कि आने वाले चुनाव में कांग्रेस के नेताओं को इस गुटबाजी का नुकसान जरूर उठाना पड़ेगा। अगर समय रहते इस गुटबाजी पर अंकुश नहीं लगा
तो जनता के दिलो दिमाग पर भी वो संदेश कहीं ना कहीं अग्रेषित नहीं हो पाएगा जो कांग्रेस के नेता करना चाह रहे होंगे। और जब ऐसा होगा तो निश्चित बात है कि इसका असर चुनाव में ज़रूर दिखेगा। तो ऐसे में जब कांग्रेस अगर इसी प्रकार की गुटबाजी रही तो फिर ज़मीन खिसक सकती है, ये कांग्रेस के लिए सोचने का विषय है। लेकिन इसके साथ साथ अब जो दूसरा विषय है वो हरियाणा की राजनीति में वो ये है कि इंडियन नेशनल लोकदल के नेता अभय सिंह चौटाला जो इंडियन नेशनल लोकदल की खोई हुई ज़मीन को वापस पाने के लिए बहुत शिद्दत से लगे हुए हैं। लगता है कि उनकी जो कार्यशैली है उससे कहीं आगे बढ़कर वो अपने लिए यानी कि इनेलो के लिए स्टेट की जनता में स्पेस बनाने के लिए पूरी तरह प्रयासरत हैं। इस समय पूरे दमखम के साथ मैदान में उतरे हुए हैं अभय सिंह चौटाला। और अब उन्होंने कल मोनू मानेसर की गिरफ्तारी पर, आप जान रहे होंगे मोनू मानेसर वो नाम है जो नूह की हिंसा से पहले एक बार फिर से चर्चा में आ गया था और नूह की हिंसा के बाद उस पर काफ़ी बहस हुई। इस समय राजस्थान पुलिस की गिरफ्त में है, रिमांड पर चल रहा है मोनू मानेसर। तो मोनू मानेसर की गिरफ्तारी पर अभय सिंह चौटाला ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल पर निशाना साधते हुए कहा है कि मोनू मानेसर की जो गिरफ्तारी है वो चुनाव के मद्देनज़र मरहम लगाने का काम है। वे नूह हिंसा को षड्यंत्र बता रहे हैं, यानी कि अभय सिंह चौटाला ने कहा कि नूह की हिंसा को सरकार के लोग षड्यंत्र बता रहे हैं। तो आखिर विधानसभा में इस पर चर्चा क्यों नहीं हुई? मुख्यमंत्री साहब ने षड्यंत्रकारियों के आखिर नाम क्यों नहीं बताए? सुनिए क्या कहा अभय सिंह चौटाला ने। ये करवाया गया था, ये षड्यंत्र था। मुख्यमंत्री आएगा तुम्हारे यहाँ, पूछना उससे कि तूने ये बात कही थी कि एक षड्यंत्र है। तो षड्यंत्र करने वालों के नाम आज तक उजागर क्यों नहीं? विधानसभा में चर्चा क्यों नहीं कराई? विधानसभा के अंदर चर्चा कराने से सरकार क्यों भागी? और इसको पहले गिरफ्तार क्यों नहीं किया? आज गिरफ्तारी करके कहीं मरहम लगाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके साथ अभय चौटाला ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी कटाक्ष किया और कहा कि मामन खान, आफ्ताब और मोहम्मद इलियास यानी कि जो नूह जिले के तीनों कांग्रेस के विधायक हैं, अभय सिंह चौटाला का आरोप है कि हुड्डा साहब ने इनको डरा कर रखा हुआ था कि अगर ये लोग नूह की हिंसा पर कुछ भी बोले तो टिकट कट जाएगा। सुनिए इस पर क्या कहा अभय सिंह ने। इन तीनों के ऊपर ये पाबंदी लगा रखी थी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कि आप नूह के मामले में एक शब्द भी नहीं बोलोगे। इनको डरा रखा था कि जो कोई बोल गया उसको आने वाले समय में टिकट नहीं दूंगा। तो प्रदेश की राजनीति को लेकर, आने वाले चुनाव को लेकर सब कुछ पूरे शबाब पर है, यानी कि राजनीति पूरे शबाब पर है। और इस बीच एक और बड़ी खबर जो बीजेपी की है वो ये है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विधायकों को एक जोर का झटका दिया है धीरे से। वो खबर यूँ है कि हरियाणा के विधायकों को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस प्रकार से झटका दिया है कि सूबे के सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष के भी विधायक और मंत्रियों की तरह जनसंवाद नहीं कर पाएंगे, यानी कि जो जनसंवाद कार्यक्रम चलता है। 2024 में संभावित लोकसभा चुनाव की नज़दीकियों को देखते हुए अब हरियाणा के सांसद फील्ड में दिखाई देंगे। 18 से 23 सितंबर तक चलने वाले संसद के विशेष सत्र के बाद सांसदों के जनसंवाद कार्यक्रम शुरू होंगे। इसमें अधिकारियों को भी जाना अनिवार्य होगा। इन जनसंवाद कार्यक्रमों में आने वाली शिकायतों को मुख्यमंत्री जनसंवाद पोर्टल पर चढ़ाया जाएगा ताकि उनका जल्दी से जल्दी समाधान हो सके। जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान आने वाली शिकायतों को सीएम जनसंवाद पोर्टल पर चढ़ाया जाता है पहले से भी। अब तक 21,000 इस प्रकार की शिकायतें जनसंवाद पोर्टल पर दर्ज की जा चुकी हैं। दावा है कि इनमें से 4,000 मांगों को या 4,000 शिकायतों का निराकरण भी हो चुका है। लगभग 14,000 शिकायतें या मांग ऐसी हैं जो अंडर प्रोसेस हैं। सबसे अहम बात यह है कि जिन मांगों को पूरा होने में अभी वक्त लगेगा उसकी जानकारी एसएमएस के जरिए शिकायतकर्ता के पास भेजी जाती है। ये दावा है मुख्यमंत्री जनसंवाद पोर्टल को चलाने वाले अधिकारियों का। तो बता दें कि हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीटों पर जो चुनाव होना है 2024 में, इन सभी पर 2019 में बीजेपी के कब्जा था, यानी कि बीजेपी के सांसद बने थे। और 2014 में 10 में से 7 सांसद बीजेपी के थे, 2 इनेलो के थे और 1 कांग्रेस का था। तो 2014 से लेकर अब तक, यानी कि जब 2023 हो चुका है और 24 में जब चुनाव होने हैं,
प्रदेश के अंदर आगे उसके बाद विधानसभा के चुनाव होने हैं, तो इसको सबको लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। तो ये हरियाणा की सियासत की बातें थी, कांग्रेस, इनेलो और बीजेपी की। अब देश की सियासत की बात करते हैं। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र भारत में सनातनी सियासत चरम पर है। अब ये जो राजनीति है सियासत वाली, यानी कि जो राजनीति है सनातन वाली, अभी आने वाले चुनाव के लिए राजनीतिक पार्टियों का हथकंडा बन रही है या देश में आने वाले किसी खतरे का सिग्नल है, यह कहना तो अभी मुश्किल है। लेकिन अब इस पर खुद प्रधानमंत्री मोदी बोल रहे हैं। मोदी ने पिछले दिनों भी कहा था, जब भाजपा के सांसदों की बैठक हुई थी तो उसमें भी कहा था कि इंडिया या भारत के विवाद में हमारे सांसद ना पड़े और सनातन के मामले में वो पूरी तरह से उग्र रहें। तो मोदी साहब ने आज मध्य प्रदेश में जब रैली की, उस रैली में उन्होंने विपक्षी गठबंधन इंडिया को निशाने पर लिया। प्रधानमंत्री ने इस सभा के अंदर जो G20 सम्मेलन का जिक्र भी किया और कहा कि इसकी सफलता का श्रेय मोदी को नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतवासियों को है। इसके साथ उन्होंने विपक्षी गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि देश में कुछ ऐसे दल भी हैं जो देश और समाज को विभाजित करने में जुटे हुए हैं। उन्होंने मिलकर एक INDIA अलायंस बनाया है, जिसे कुछ लोग घमंडिया गठबंधन भी कहते हैं। आपको ध्यान होगा प्रधानमंत्री जी ने घमंडिया गठबंधन नाम दिया था। मोदी जी ने कहा कि इस घमंडिया गठबंधन की नीति और रणनीति है कि भारत की संस्कृति पर हमला किया जाए। भारत को जिन विचारों और संस्कारों ने हजारों सालों से जोड़कर रखा हुआ है, मोदी जी ने कहा कि घमंडिया गठबंधन ने सनातन संस्कारों और परंपराओं को खत्म करने का संकल्प लिया है। सत्ता की चाह में सियासत जन मुद्दों से अलग हटकर कहां तक पहुंच गई है, ये सोचने की बात है। तो ये मोदी साहब का भाषण था, जो चुनावी भाषण था। तो चुनावी भाषण में विपक्ष को निशाने पर लिया जाना लाजिम है, सभी नेता लिया करते हैं। अब बात करते हैं हिंदी की। आज हिंदी दिवस है, जिसे मातृभाषा और राजभाषा कहा जा सकता है। जिस भाषा को दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली तीसरे नंबर की भाषा माना जाता है। जिस हिंदी भाषा को लेकर साल में 2 बार हिंदी दिवस मनाया जाता है, लेकिन इसी हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं मिल पाया है। 14 सितंबर 1949 को कानून बनाया गया। संविधान के अनुच्छेद 343 और 351 के तहत इस कानून में कहा गया कि हिंदी भारत की राजभाषा के तौर पर रहेगी। हालांकि तभी से राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया। इसके बाद से 14 सितंबर को पूरे देश भर में हिंदी दिवस मनाया जाता है। अनुच्छेद 343 में हिंदी भारत की राजभाषा होगी और लिपि देवनागरी होगी। ऐसा कहा गया है कि हिंदी को सरकारी कामकाजों में लागू करने की व्यवस्था 15 साल के लिए लागू की गई थी, लेकिन 15 साल बाद भी कशमकश अंग्रेजी में जारी है। इसके बाद संविधान में भारत की दूसरी भाषाओं को भी मान्यता दी। आज देश में लगभग 43% से ज़्यादा लोग हिंदी भाषा बोलते हैं। 14 सितंबर को देश में और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को पूरे विश्व में मनाया जाता है, लेकिन फिर भी हमारी हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं बन पाई है। तो चलिए आइए जानते हैं कुछ रोचक बातें हमारी हिंदी से जो जुड़ी हुई हैं। साल 1881 में बिहार पहला राज्य बना जिसने हिंदी को आधिकारिक भाषा के तौर पर चुना था। हिंदी शब्द फारसी शब्द हिंद से आया है, जिसका मतलब सिंधु नदी की भूमि होता है। हिंदी भारत के उन 7 भाषाओं में से एक है जिसका इस्तेमाल वेब एड्रेस बनाने में भी किया जाता है। दुनिया में 64 करोड़ लोगों की मातृभाषा हिंदी है, जबकि 20 करोड़ लोगों की दूसरी भाषा है। 44 करोड़ लोग हिंदी को तीसरी और 24 करोड़ लोग हिंदी को चौथी भाषा के रूप में जानते हैं। आज के कार्यक्रम में इतना ही। कल एक बार आपसे फिर मिलेंगे और उन खबरों के बारे में आपसे चर्चा करेंगे, आपसे बात करेंगे जो आपके लिए ज़रूरी हैं, जो आपसे सरोकार रखती हैं। तब तक अपना बहुत ध्यान रखें। शुभ रात्रि। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।